जो जीवन में नाम भी नहीं पूछे थे, ये एकदम सही बात है। ठीक है, आपको कुछ बड़े ऑफिसर्स के भी कभी फ़ोन आ सकते हैं, अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों से भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार जो बहुत दूर दराज के हैं, जो बचपन में आपको कभी शायद देखे हों या ना देखे हों, बस नाम सुने हों, वो लोग भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फ़ोन करेंगे। और न्यूज़पेपर्स और इंटरव्यू वगैरह ये सब तो आते ही रहता है, तो बहुत अच्छा फील होता है। सच में लगता है कि आप कुछ अचीव किए हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज का क्रेज़ इंडिया में अभी भी बहुत अच्छा है अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तुलना में। तो जितना सिलेक्शन पे जितना आपका सम्मान और जो पॉपुलैरिटी जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में होती है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, वो अन्य किसी में होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो एक स्पेशल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। आज हमारे साथ एक और सीजीपीएससी टॉपर हैं, लेजेंड कह सकते हैं, जिन्होंने खुद सीजीपीएससी एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया हुआ है। आज हमारे साथ हैं सीजीपीएससी रैंक 5 आशुतोष कुमार देवांगन। सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हेलो एवरीवन। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं भिलाई में पैदा हुआ और अपनी सारी स्कूलिंग वहीं से किया। मेरा नेटिव प्लेस भिलाई नहीं है, मैं नाना जी के यहाँ रह के पढ़ा हूँ। मेरा नेटिव प्लेस सिहावा के पास में एक गांव है सेमरा, वहाँ से मैं हूँ। बीएसपी स्कूल से स्कूलिंग की 12th तक, बीएसपी सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 10। जो भिलाइयंस हैं उनके लिए तो वो सब जानते ही हैं, बहुत अच्छा स्कूल है। उसके बाद जेई मेंस क्रैक करके एनआईटी रायपुर से बीटेक किया मैंने माइनिंग में, 2017 पास आउट। देन कैंपस प्लेसमेंट हो गया था अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में। तो 2 साल 1 महीने करीबन मैंने वहाँ जॉब किया। जॉब के दौरान ही मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे फील्ड स्विच करना है, कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे, सिर्फ एक ही कोई नहीं था, लेकिन फाइनली मैंने 2 साल के अंदर अंदर डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब छोड़ के प्रिपेयर करना है। फिर मैंने 18 जुलाई मेरा लास्ट वर्किंग डे था 2019 में। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के कंटिन्यू तैयारी की। 2019 का अटेम्प्ट लिया तो उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, और देन मैंने 2020 का एग्ज़ाम पूरा क्रैक किया, मेरा रैंक 5th आया। और अभी डिप्टी कलेक्टर रायपुर। तो कैसे, मतलब आप सोचे कैसे कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है? क्योंकि कई बार ना लोगों को समझ में नहीं आता है कि व्हाई आई नीड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। आपके पास तो एक जॉब भी थी, तो आपने क्या सोचा और फिर इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर किया? एक्चुअली घर में नाना जी का ना पहले से था कि जाना है तो कुछ भाई डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन जा, ठीक है, तो उनका मन था। लेकिन कॉलेज में मैं इस फील्ड में कुछ सीरियसली सोचा नहीं, और सोचा कि मुझे भी कॉर्पोरेट लाइफ जीनी है, जो चकाचौंध वाली जीवन है वही ज़्यादा सूट करेगी। क्योंकि अपने जो आसपास के लोगों को देखेंगे तो ज़्यादातर आईटी फील्ड में यूएस जा रहे हैं, इस तरीके की थी। तो मैं भी वैसे ही इंस्पायर्ड था उन लोगों से, और उसी तरफ ही आगे बढ़ रहा था। तो मैंने आईएलटीएस वगैरह भी एग्ज़ाम अपीयर किया, क्लियर भी किया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं उसमें नहीं गया। देन जब मैं जॉब में गया तो वही मेरा क्रूशियल और टर्निंग पॉइंट था इस फील्ड में आने के लिए। तो माइनिंग जो है एक बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से मिल के चलने वाली चीज़ है। भले मेरी कंपनी प्राइवेट थी, लेकिन रेगुलरली कोई ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स लोग का आना जाना या किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में मिलना जुलना ऐसा होता था। तो उनका और जॉब प्रोफाइल ये सब देख के इंस्पिरेशन मिलते रहता था। तो फिर मन में लगता था कि हाँ, हमें भी ये करना है। तो बस तैयारी करें ऐसा करके शुरू करें सोचते थे, लेकिन कभी कर नहीं पाए, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। कोई हमें बताया ही नहीं उस समय कि, मैं सच बताऊं कि मुझे ये भी नहीं पता था कि सिलेबस भी देखना पड़ता है। सिलेबस तो मैंने जॉब छोड़ने के बाद देखा, क्योंकि कभी कोई बताया नहीं, सिलेबस भी देख लो भाई। तो फिर जनवरी 2019 में जब 2017 पीएससी का रिजल्ट आया और फरवरी में गेट होता है, तो मैं गेट देने के लिए रायपुर आया हुआ था। तो रायपुर से वापस अपने जॉब में जाने के लिए, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए बस स्टैंड में खड़ा हुआ था। फिर मैंने वहीं पे उस पीएससी के रिजल्ट से इंस्पायर होकर डिसाइड किया कि अब जॉब छोड़ना है, करेंगे तो यही करेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही, खाली हाथ और बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। बस फिर घर में फ़ोन किया तुरंत, और 3-4 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, उसके बाद प्रिपेयर किया। तो जो पहले से जो सिलेक्टेड लोग थे वही लोग ही मेरे इंस्पिरेशन रहे, और जो फील्ड में वो लोग काम कर रहे थे उनका वर्क प्रोफाइल और ये इज्जत वगैरह देख के, जो बोलते हैं रोला, यही देख के ही वो जो किक आया वो वहीं से ही आया। फिर मैंने स्टार्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। बहुत सही। कैसा था आपका वो रिजल्ट वाला डे? मतलब थोड़ा सा बताइए कि रिजल्ट वाला डे वो अब तक का लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। ठीक है, उस दिन
आप सच में ऐसा लगता है कि सातवें आसमान पे हो, कि लोग आपको कॉल करेंगे, इतने मिस कॉल हो जाएंगे कि आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे। और जैसा कि आप लोगों ने कई लोगों से सुना भी होगा कि ऐसे ऐसे लोग कॉल करते हैं जो जीवन में नाम भी नहीं पूछे थे। ये एकदम सही बात है। ठीक है, आपको कुछ बड़े ऑफिसर्स के भी कभी फ़ोन आ सकते हैं, अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों से भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार जो बहुत दूर दराज के हैं, जो बचपन में आपको कभी शायद देखे हों या ना देखे हों, बस नाम सुने हों, वो लोग भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फ़ोन करेंगे। और न्यूज़पेपर्स और इंटरव्यू वगैरह ये सब तो आते ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। सच में लगता है कि आप कुछ अचीव किए हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज का क्रेज़ इंडिया में अभी भी बहुत अच्छा है अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तुलना में। तो जितना सिलेक्शन पे जितना आपका सम्मान और जो पॉपुलैरिटी जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में होती है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, वो अन्य किसी में होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो एक स्पेशल फीलिंग तो सेलेक्ट होने के तुरंत बाद से ही आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छा दिन था। और जो हमारे सब साथी थे, हम लोगों ने साथ में सेलिब्रेट भी किया, कि साथ में रिज़ल्ट देखा, गले मिले, कॉन्ग्रेचुलेट किया, पार्टी भी किया उसी रात। तो बहुत अच्छा था। और अब तो लगभग 13 महीने हो गए हैं। और उस समय मतलब आप कहाँ थे, किनको फ़ोन किया सबसे पहले, क्या माहौल था? मैं था नालंदा परिसर में ही, क्योंकि हम लोग वहीं तैयारी करते थे। तो रिज़ल्ट जनरली 8 बजे तक आ जाता है, लेकिन उस दिन लेट से आया, 9 बजे। तो दिन भर तो मैं कूल था, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद से थोड़ा डर लगना शुरू हुआ। तो मेरे बाकी फ्रेंड्स तो गार्डन में घूम रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को फर्स्ट फ्लोर में ही रखा था। नहीं भाई, मेरे को नहीं जाना है, डर लग रहा है। तो जैसे ही 9 बजे रिज़ल्ट आया, और बस रिफ़्रेश कर करके देख रहे थे रिज़ल्ट वाला पेज कि कब आएगा कब आएगा। जैसे ही आया तो क्या सिलेक्शन लिस्ट भी साथ में आया था, इसलिए लेट हुआ था। तो जैसे ही वो पीडीएफ डाउनलोड हुआ, मैंने ओपन किया, और मैं ओपन कर ही रहा था, तब तक मेरे फ्रेंड ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उसने जूम करके देखा, तो ऊपर से देखना चालू किए, तो फिफ्थ में मेरा नाम था, बस नाम पढ़ा हमने, न रोल नंबर मैच किया, न डेट ऑफ बर्थ मैच किया। बस उसके बाद फिर दौड़ते हुए नीचे गए, तो बाकी फ्रेंड लोग ने भी रिजल्ट देख लिया था तब तक। तो बस एक दूसरे को ऐसा गले वाले मिले, किसी को एक दूसरे का रिजल्ट नहीं पता था, सब अपना बता रहे थे, सब बस अपना अपना देखे और अपने में ही खुश थे। फिर सबसे पहले घर में भी सब लोगों ने देख लिया। फिर कुछ लोगों का फ़ोन आया, मैं मामा को और पापा को पहले फ़ोन किया, नानी को फ़ोन किया, और तब तक उन लोगों को पता चल चुका था। उसके बाद थोड़ा आधे घंटे में ही न्यूज़ चैनल्स वाले वहाँ आ गए, तो फिर तो लाइव स्ट्रीमिंग हो ही गया, तो फिर बहुत लोगों को पता चल गया। तो ऐसे सब लोगों को पता चला, और हम लोग का जो रिज़ल्ट मोमेंट था बहुत प्रेशियस था और बहुत अच्छा था, साथ में सेलिब्रेट करने वाला, और सब टॉप किए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में पढ़ के टॉप किए थे। एक्चुअल में ना अभी हम लोग उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं जो आप बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा फील होता है, सच में लगे कि आप कुछ अचीव किए हो। स्पेशल फील तो आएगा, और ये लाइफ टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट आया, रिजल्ट आना एक शुरुआत है, और उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट लाइफ। कभी ऐसा लगा कि मतलब यार यही चीज़ तो चाहिए थी करके? मतलब डेली लगता है, अभी भी लगता है डेली, यही चीज़ के लिए तो मेहनत कर रहे थे और वो मिल गया। अब इसको बस अच्छे से संजो के रखना है और इस लाइफ को डेली जीना है। तो जॉब से तो मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, जॉब के रोल्स प्रेशर्स वो अलग हैं, लेकिन जो मुझे अभी तक के अपने लाइफ में जो जॉब चाहिए था, जैसा मैं सोचता था कि हाँ ऐसा होना चाहिए मेरा नौकरी, वो है। इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट? हाँ, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट ही सबसे एक यूनिक चीज़ है जो इसको सबसे अलग बनाती है। और बाकी चीज़ों में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, आपको इनसे बहुत ज़्यादा पैसे सैलरी मिल सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट जो है वो इसी में है। तो रेस्पेक्ट ही आपको, वो आप बाकी पैसे से अर्न नहीं कर सकते हैं, तो वो वही मिलता है, उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। और अब जब घर भर जाते होगे तो? हाँ, जैसे अभी हमारे यहाँ शादी है, तो मैंने वैसे पहले भी एक्सपीरियंस कर लिया है। जैसे हम शादी पार्टी या कोई भी और चीज़ों में जाएं, सेमिनार वगैरह में या मीटिंग में, तो लोग एक अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं। इवन आप कलेक्ट्रेट के टीएल मीटिंग में भी बैठोगे, तो आपका जो स्थान रहता है वो आपके बहुत सारे जो उम्र में सीनियर लोग हैं उनसे ऊपर रहता है, जो हायरार्की का जो बैठने का जो जगह है। मतलब कलेक्टर सर, एडीएम सर, जिला पंचायत सीओ सर और एसपी सर, डीएफओ सर, उसके बाद आप ही लोग हैं। मतलब जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर वो लोग पहले बैठेंगे और फिर जूनियर, उसके बाद जिले के अन्य अधिकारी आपके नीचे ही बैठते हैं, ऐसा होता है। तो वो जो रेस्पेक्ट अलग से जो मिल रहा है वो स्पेशल है। तो यही चीज़ के लिए सब मेहनत करते हैं। तो जब वो डेली आपको दिखता है आपकी आंखों के सामने,
तो खुशी होती है, और वो अंदर से जो खुशी वाला, जो प्राउड वाला जो फील होता है, वो ही बस बनाए रखता है, एनर्जी मेंटेन करके रखता है। और पेरेंट्स का भी प्राउड फीलिंग हाँ, हर पेरेंट्स जगह का भी पे। प्राउड फील होता है। अच्छा। उनका भी वो लोग भी जहाँ जाते हैं उनको एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है। इवन मेरे पापा का तो 2-3 सेमिनार भी हो गया उनका भी अलग से सम्मान समारोह कर लिए थे, कुछ समाज वाले बुलाए थे उनको। मेरे जगह कई बार वही अवार्ड वगैरह लेने चले जाते हैं 2-3 जगह, जब मैं नहीं जा पाता। तो वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं इस चीज़ से अच्छा। कि आप थोड़ा सा डिफरेंट होते हो, भीड़ में भी आप अलग ट्रीट किए जाते हो, ये स्पेशल फील है। एक्चुअली मैं ये इस वीडियो को देख के कई लोग ना इस फीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे कि मुझे करना है करके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ये वीडियो बनी इसलिए रहा है ताकि लोग इंस्पायर हों। बिल्कुल। तो थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बात करते हैं जी। प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट आने का है, तो क्या करना चाहिए एक फ्रेशर को जो बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहा है, और ऐसे लोगों को जो लोग ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं? जैसे कि आप जो फ्रेशर है, इस साल का नोटिफिकेशन तो मे भी डिले हो, लेकिन मैं जो टिप्स बोल रहा हूँ वो तो कंटिन्यू रहेंगे ही, चाहे एग्ज़ाम टाइम पे हो चाहे ना हो। कि फ्रेशर को सबसे पहले ना रिवीजन पे और अपना जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनाने पे ना जोर देना चाहिए। अभी पिछले 1-2 बार से जो प्री है बहुत टफ आ रहा है, तो लोग थोड़ा सा विचलित हो गए हैं, मोटी मोटी किताबों के ऊपर जा रहे हैं, बेसिक चीज़ों को ना पढ़ के डायरेक्ट टफ चीज़ों को उठा रहे हैं। तो वो ना करो, क्योंकि वो जो मोटी बुक में जो लिखा हुआ है ना, वो भी एनसीईआरटी का ही चीज़ लिखा रहता है, कोई अलग से वो दूसरे दुनिया का नॉलेज वो लोग नहीं लिखते हैं। आप उसी चीज़ को कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं या किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए इंडिया जीएस के लिए। उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, और वो जितना बेसिक चीज़ उठा के देता है, क्योंकि सीजीपीएससी यूपीएससी पैटर्न की ओर बढ़ रहा है, तो यूपीएससी में एनसीईआरटी का विशेष महत्व है, ये तो सारे एस्पिरेंट जानते हैं यूपीएससी वाले। तो यूपीएससी के लिए ही आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सीजीपीएससी में भी पढ़िए, उसी से आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और टेस्ट सीरीज़ है, ये लगाते रहिए। इससे क्या है, आपको ना जो तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, अलाइंड है कि नहीं, ये पता चलेगा। कई बार क्या होता है, हम थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, तो थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा तैयारी किस दिशा में जा रहा है ये पता नहीं लगता। वो दिशा को अलाइन करने के लिए टेस्ट सीरीज़ या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको सही दिशा में लेके जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप ऐसा बुक उठा लेते हैं जो दूसरे स्टेट पीसीएस में ज़्यादा काम आता हो, और हमारे स्टेट पीसीएस में उस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली आपको यहाँ का एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको दीजिए। और पढ़ने का तरीका में मैं ये बताऊँगा कि आप जैसे 7 दिन होते हैं वीक में और 6 दिन लगते हैं कोचिंग, किसी जगह 5 लगते हैं, तो वो 1 या 2 दिन जो वीकेंड में मिल रहा है, सैटरडे संडे, उसमें आप ना पूरे हफ्ते का रिवाइज कर लीजिए। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिलता है मार्केट में, वो लेके कर लीजिए, तो उससे आपका पता भी चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में है कि नहीं। और रेगुलर रिवीजन ज़रूर करिए, एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको 10 मिनट ना घर में आके पलटिए। उससे क्या होता है, माइंड में ज़्यादा समय तक बना रहता है। लोग ये गलती करते हैं कि आज जो पढ़ा रहे हैं, अरे यार एग्ज़ाम के समय पढ़ेंगे, तो ये क्या है, वो कॉलेज का सेमेस्टर एग्ज़ाम या स्कूल का एनुअल एग्ज़ाम जैसा एग्ज़ाम नहीं है, इसका स्ट्रेटजी थोड़ा सा अलग है। तो आप रेगुलर रिवाइज करते रहिए, ताकि जब फाइनल डे में आप याद करें तो वो और कॉन्क्रीट रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। और तुरंत कोई डाउट्स आते हैं तो आप वो क्लियर भी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको डाउट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो माइंड से पूरा ना रिमूव हो चुका, वो इरेज हो चुका रहता है कॉन्सेप्ट जो क्लास में पढ़ाया गया। इसलिए तुरंत पढ़ के वो चीज़ों को कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कछुआ चाल ही चलना है, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, ठीक। बहुत ज़्यादा एक ही दिन में मैं सब सब्जेक्ट ख़त्म कर लूँगा, ऐसा कभी मत सोचना। धीरे धीरे सब हो जाता है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है। एग्ज़ाम पैटर्न को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया, ऐसा ही बनाया गया। 1 साल का लंबा पैटर्न इसलिए क्योंकि सिलेबस बड़ा है, लेना रहता तो वो हर 1 महीने लेके 3 महीने में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो एग्ज़ाम सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो धीरे धीरे हर सब्जेक्ट को कवर करिए। कॉन्क्रीट बनाइए हर चीज़ों को, कोई चीज़ सुपरफिशियल रहेंगी तो बाद में नुकसान होगा, बस यही है, और कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, जब जैसे कि नवंबर दिसंबर का समय आता है तो डेफिनेटली आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए प्री का, और टेस्ट सीरीज़ में ओपन एकदम आपके विचार एकदम खुले रहना चाहिए अपने लिए ही, क्योंकि ये आपका खुद का टेस्ट है, किसी और व्यक्ति को आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, है ना। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ही आप सेलेक्ट हो गए, ये नहीं कि दूसरे को नीचा दिखा के सेलेक्ट होंगे। हमको अपने आप को बेटर करना है। तो जो गलती हम करते हैं टेस्ट सीरीज़ में, कोई सब्जेक्ट किसी का वीक होता है, स्ट्रांग होता है ना,
तो वो देख के आप अपने आप को लिख लीजिए कि क्या क्या मेरा वीक है, और उस पर और मेहनत करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। डेफिनेटली आप नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव करेंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और सब सब्जेक्ट सभी के स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये एकदम क्लियर है, चाहे वो टॉपर रहे या लास्ट वाला रहे, ठीक। कुछ उसके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कुछ वीक रहेंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और जो वीक है उसको थोड़ा सा मॉडरेट तक ले आइए। बस इतने में काम चल जाएगा। और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस, आज सुबह ही मैं एक जगह और बोल रहा था, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है गलती, ठीक है। गलती के फिर 2 फेज हो सकते हैं, व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करे और ना एक्सेप्ट करे। जो ना एक्सेप्ट कर रहा है वो तो पहले राउंड में ही क्लियर है, वो अपने आप इम्प्रूव नहीं करेगा। फिर एक होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद में उसका होता है रेमेडी। रेमेडी भी एक्सेप्ट करने के बाद कई लोग तलाशते हैं और कई लोग नहीं तलाशते हैं, ठीक। जो तलाश लिया वो तो सही दिशा में जा रहा है, जो नहीं तलाश रहा है वो जानबूझ के गलती कर रहा है। अब तलाश लेने के बाद उसको रेमेडी मिल भी जाए तो कई लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और नहीं भी करते हैं। जो उसको एक्सेप्ट कर लिया वो इम्प्रूव करेगा, और नहीं करेगा तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो प्रीलिमिनरी स्टेज टाइप का ही रह जाएगा। तो आपको पूरा ये प्रोसेस ना फॉलो करना है थ्रू आउट लाइफ, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, कि गलती ढूंढो और उसमें उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, ये गलती है, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जो इम्प्रूवमेंट का जो स्टेप मिलता है या जो भी रेमेडी मिलता है उसको डेफिनेटली अपनाओ। आपको खुद अच्छा फील होने लगेगा, आप अपने सराउंडिंग से बेटर होते जाओगे, अपने फ्रेंड सर्कल से बेटर होते जाओगे, ये धीरे धीरे फील होगा। तो इस एटीट्यूड को आप अपनाइए, चाहे एग्ज़ाम का कोई भी स्टेज रहे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम और लाइफ का भी कोई भी स्टेज रहे। अभी बोल रहे हैं कि इस साल का पेपर थोड़ा अजीब आया था 2021 का, कुछ आपको पता चला क्या चेंजेस आए हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या अपना स्ट्रैटेजी मैनिपुलेट करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा जो है छत्तीसगढ़ का भी जो पेपर है पहले की तरह आसान नहीं रह गया है। थोड़ा आर्ट एंड कल्चर, जो छत्तीसगढ़िया कल्चर है उस पर स्पेशल फोकस चाहिए, और जो लैंग्वेज है, क्योंकि प्री ही सबसे टफ होता है। तो मैं प्री के बारे में बोलता हूँ कि प्री में तो आप देखेंगे कुछ स्टैंजास भी दे रहे हैं गाने के, कौन से गीत से लिए गए हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कल्चर में और ट्राइबल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो और डीप में जाके पूछ रहे हैं। तो आप इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, और जैसा जैसा गवर्नमेंट का थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहता है उस तरीके का पीएससी रहता है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा लोकल आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप भी उस तरीके से पढ़िए। अल्टीमेटली आपको इन्हीं सर्विस में आना है और यही काम करना है। तो बस एग्ज़ाम भी वही चाह रहा है कि आप भी इसमें ढल जाइए। सिंपल सा डिमांड है एग्ज़ाम पैटर्न का, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और डेफिनेटली इस रूप से तैयारी करिए। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा है। इंडिया जीएस का मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा टफ हो रहा है। टफ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक्स को नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिक्स को पढ़िए, एनसीईआरटी पे फोकस करिए, और इसके बाद भी अगर समय मिलता है तब आप कोई दूसरी बुक या फिर किसी और बड़े मोर्चे को चालू करिए, नहीं तो इतने में ही आपका काम चल जाएगा। एग्ज़ाम एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको कट ऑफ मार्क्स बस क्लियर करने हैं और फिर हो जाता है। और एक है सी सेट हमेशा से इंजीनियर्स के लिए आसान रहा है, लेकिन इस बार उन लोगों के लिए भी आसान नहीं रहा है। तो सी सेट के लिए मैं ये बोलूँगा कि जिन लोग मैथ्स में कर सकते हैं मैथ्स को तो ट्राई करिए ही, लेकिन जो 35 क्वेश्चन हिंदी और छत्तीसगढ़ी के आते हैं उसको आप अच्छे से तैयार करिए। उसमें यह फ़ायदा होगा क्योंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी आपको तो मेंस में आना ही आना है, 150 मार्क्स है, और आपको अगर वो सी सेट निकालने में भी काम आ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। अल्टीमेटली वो मेहनत आपको काम आ ही रहा है, ठीक है। तो उसमें आप फोकस कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लो अगर फिर से अगर मैथ्स टफ आ गया तो आपको बचाने के लिए एक बैकअप प्लान रहेगा आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी, और रीजनिंग कर लीजिए, बस इतने में हो जाएगा। बस यही है प्री का। आपके मन में कई सारे डाउट्स होंगे, कब होगा सीजीपीएससी, इसके लिए कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे हमारे मेंटर्स ऑन अ वन-ऑन-वन कॉल सेशन। जैसे एक कपड़ा सबको फिट नहीं आता है, वैसे ही एक जनरल गाइडेंस हर जगह अवेलेबल है, पर अगर आप चाहते हैं कि एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मिले, तो जल्दी से जल्दी बुक करें हमारा ये सेशन ओनली एट 99 रुपीज। अभी नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें। और हाँ, ये जो आप खर्च कर रहे हैं ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए। तो सर अब ये जानना है कि अप्रोक्सीमेटली टॉप 10 में आने के लिए प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में कितने मार्क्स आने चाहिए?
देखिए, इसमें ऐसा है कि प्री के जो मार्क्स हैं वो आपके मेंस और इंटरव्यू में तो नहीं जुड़ते हैं। तो जो फाइनल आपका रैंक लिस्ट है उसमें प्री के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है। तो प्री के मार्क्स सिर्फ प्री तक है, प्री क्वालिफाई करने के लिए ही हैं। उसके आगे इसका कोई यूज़ नहीं है। वो कोई रैंक डिसाइड करने में, पोस्ट डिसाइड करने में उसका कोई यूज़ नहीं है। अब रहा बात प्री के कट ऑफ का या फिर कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, तो देखिए जितने भी पोस्ट आए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 200 पोस्ट आए हैं, तो 200 इंटू 15, क्योंकि 15 टाइम्स लेना रहता है उसमें। तो उसमें हर एक कैटेगरी में जितने जितने सीट्स रहेंगे, जैसे जनरल मान लीजिए 100 हैं और एक कैटेगरी में 50 है, एक में 25 है, एक में और 25 है, मैं ऐसे ही राउंड फिगर्स ले रहा हूँ। तो जितने भी सीट्स उस कैटेगरी में हैं उसके इंटू 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ऊपर से जो टॉप से मेरिट से लेके उसमें कट ऑफ ले लेते हैं। तो अगर एग्ज़ाम टफ है तो आपका कट ऑफ गिर जाएगा, और अगर एग्ज़ाम इजी है तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। मैंने जो 2 अटेम्प्ट दिए उसमें ही मैं बता देता हूँ कि पहले था 242 पोस्ट 2019 पीएससी में। तो 242 पोस्ट में जनरल का कट ऑफ प्री में गया था अराउंड 140 पॉइंट कुछ पॉइंट में कुछ था। और 2020 पीएससी में आपके सीट्स थे 175 और उसमें जनरल कट ऑफ 105-6 ही गया था। तो नंबर ऑफ सीट्स घट गए, ठीक है, तो कट ऑफ बढ़ना चाहिए, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ था इसलिए कट ऑफ भी गिरा। तो वो नंबर ऑफ सीट्स और एग्ज़ाम के टफनेस लेवल पे ही कट ऑफ ऊपर नीचे होता है। आपको एक फिक्स माइंडसेट एग्ज़ाम में लेके मत जाना कि मेरे को इतना ही मार्क्स लाना है तभी मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसके चक्कर में लोग गलती कर देते हैं। अगर आप 150 का टारगेट बना लिए रहोगे और पेपर टफ आएगा तो अननेसेसरीली आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे, तुक्के मारोगे और वो नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो ऐसे भी चीज़ें नहीं करनी है, वो आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करो और जितना आप पढ़ के गए हो उसमें मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सको ऐसा अटेम्प्ट करना है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना। नहीं आप ये सोच के चलो कि मैं 100-110 लेके आऊँगा, इसने में तो पिछले बार हो गया था तो मेरा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कट ऑफ का खेल खेलना ही नहीं चाहिए। और एग्ज़ाम होता है उसके शाम से जो कट ऑफ का जो टेलीग्राम और फेसबुक में जो शुरू होता है वो सबसे दूर रहना है। हम लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करना है नेक्स्ट फेज़, प्री के बाद मेंस का। अब मेंस में आते हैं, प्री का मार्क्स तो नहीं जुड़ेगा, बस क्वालिफाई करने के लिए। मेंस में भी, मेंस में नंबर ऑफ टोटल सीट्स के इंटू 3 टाइम्स उतने लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस, मतलब इंटरव्यू देंगे इंटू 3 टाइम्स। तो जैसे 200 लोग हैं, 200 सीट्स हैं तो 600 लोग देंगे। अब इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। जो मार्किंग होता है आजकल उसको यूनिफॉर्मिटी लाने का उसमें प्रयास किया जा रहा है पीएससी के द्वारा। तो एक ही जो टीचर है वो सारे के सारे कॉपीज चेक करेंगे, एक सब्जेक्ट जो भी वो चेक कर रहे हैं, ताकि उसमें मार्किंग का यूनिफॉर्मिटी रहे। कभी कभी अलग अलग टीचर्स चेक करते थे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता था कि किसी को कम दे दिए, ज़्यादा दे दिए, तो उसको भी हटाया जा रहा है। और अगर आपको टॉप करना है तो सेफ साइड में आप अराउंड 850 प्लस तो टारगेट करिए ही, अगर सेफ साइड रहना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 850 लाओगे तभी टॉप करोगे, ठीक है, लेकिन 850 लाने से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है टॉप करने की। तो 850 प्लस मेंस में और इंटरव्यू में भी अराउंड 100, मतलब अबव 100, उससे नीचे नहीं, तभी आपका टॉप 10-12 में पोजीशन सिक्योर होगा। और आप लास्ट 3-4 सालों का ट्रेंड देखिए कि जो ग्रैंड टोटल है वो बढ़ता ही जा रहा है ना, वो उसका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। मैं वही एनालिसिस करता था। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, 2018 के टॉपर का रैंक 1 का ग्रैंड टोटल विथ इंटरव्यू 955 था, ठीक है। 2000 आउट ऑफ 1400 प्लस 150, मतलब 1400 मेंस के और 150 इंटरव्यू के, मतलब समझ लीजिए 1550 में 955 ग्रैंड टोटल थे रैंक 1 के, ठीक है। अभी 2019 पीएससी में थे 998, ठीक है। और 2020 पीएससी में तो 3 लोगों ने 1000 क्रॉस कर दिया है, ठीक है। रैंक 1 और 2 के 1012 हैं और रैंक 3 के 1008 हैं, ठीक है। तो ये हर बार ना बढ़ते ही जा रहा है। आप देखेंगे कि 955 से लेके 1012 तक पहुंच गया, मतलब 60-65 नंबर का वो डिफरेंस 2-3 पीएससी में आ चुका है, ठीक। तो आप ना अपने आप को कम लेके मत चलना, क्योंकि ये ट्रेंड देखा जा रहा है आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओगे तभी सेफ रहोगे। और इंटरव्यू में भी ऐसा देखा गया 2018 पीएससी तक में, मतलब 104-5 हाईएस्ट मार्क्स होते थे इंटरव्यू के, लेकिन अभी 130 तक के मिल रहा है हाईएस्ट 150 में से। तो इंटरव्यू भी आप बहुत मैटर करता है। अगर आपका मेंस में थोड़ा सा कम है और इंटरव्यू बहुत अच्छा चले जाए तब भी आप नीचे से ऊपर उठ सकते हो, और अगर मेंस में बहुत अच्छा है और इंटरव्यू में कम हो जाए तो हो सकता है मे भी आप नीचे हो जाओ। तो वो दोनों चीज़ें क्रूशियल है, और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है, उससे ही रैंक और वो जो टॉप करना है वो उससे ही डिसाइड होता है। और जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट है
उस हिसाब से आपके पोस्ट डिसाइड होंगे जो सिलेक्शन लिस्ट में आता है। तो इसलिए मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स लाने के टर्म्स में। प्री में ज़्यादा आपाधापी और प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि एक समय बाद एक कट ऑफ पार करने के बाद उस ऊपर के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, वो जुड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उसका प्रेशर मत लीजिए। ये कई स्टूडेंट्स में मिथ रहता है कि प्री के ये मार्क्स जुड़ते हैं, क्या नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू। लेकिन वो दोनों बहुत क्रूशियल हैं, अभी उसमें आप कहीं कमी नहीं कर सकते। ओके, मेंस की तैयारी मतलब कैसे करनी चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या कि पहले प्री का पूरा तैयार कर ली, प्री क्लियर हो गया, उसके बाद हम मेंस की तैयारी करें, या फिर शुरू से ही करना पड़ेगा? नहीं, देखिए एकदम शुरू से मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, पहले तो प्री ही करना चाहिए। प्री करने के बाद में एक समय आता है, मतलब 5-6 महीने बाद आपका एक फाउंडेशन पूरे एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाता है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यूनिकली इसमें है मेंस में, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन है ना, उसको आप थोड़े दिनों बाद तैयारी शुरू कर सकते हैं। जैसे 3-4 महीना आपका हो गया, उसके बाद आप जो दोनों में कॉमन सब्जेक्ट उसका तैयारी शुरू कर दीजिए। और प्री पास होने तक का ना वेट मत करिए, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में लगभग 3-3.5 महीने का डिफरेंस था इस बार तो, और 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा, तो आपका तो 1 महीना वैसे ही वेस्ट हो गया, और फिर उस बचे 2.5 महीना में आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, बहुत टफ है। तो इसलिए आप जब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आपके पास समय है तो आप मेंस भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर जो यूनिक सब्जेक्ट है उसके लिए प्रिपेयर करना है और समय है तो बिल्कुल करिए पहले से ही। लेकिन आप डे 1 से सोचो कि प्री और मेंस में एकदम साथ साथ करूं, तो मैं वैसा सजेस्ट नहीं करूंगा। कुछ महीने आप प्री में लगाइए, क्योंकि पहली सीढ़ी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप ऊपर का सोचिए, ठीक। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। डायरेक्ट मेंस में जाएंगे तो वो ना शुरू में ही खिचड़ी पकना शुरू हो जाएगा, वहाँ फिर आंसर राइटिंग भी करना है, फिर एक साइड प्री देखेंगे तो आपको MCQ भी लगाना है, तो वहाँ पे फिर आदमी पजल्ड हो जाता है। इसलिए दोनों को सेपरेट रखें, और जो यूनिक सब्जेक्ट हैं उसका अच्छे से तैयारी करें, मतलब जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेंस में है, जो प्री में नहीं आते हैं, जैसे कि पेपर 7 है, फिलोसॉफी और सोशोलॉजी है, ये थोड़ा अच्छे से कर लें, क्योंकि इसमें कम समय में प्रिपेयर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप बाद में करते हैं तो। बस एक मेंस की स्ट्रैटेजी बताइए ना आप हम लोगों को, क्योंकि मतलब थोड़ा डिफरेंट है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बहुत देर तक लिखना पड़ेगा, एक दिन में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो कैसे इसके लिए तैयारी करनी चाहिए मेंस का पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी? जैसे ही आपका प्री का रिजल्ट आता है और आप क्लियर करते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। वो आपका एनर्जी है मेंस के लिए, ठीक। जब तक नहीं निकले रहेगा प्री तब तक ना डर लगते रहता है, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना। मेंस का स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है प्री से। मेंस में आपको लिखना है, डेली 6-6 घंटे लिखने हैं, ठीक है। 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, और एक पेपर में मिनिमम 3 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, कभी कभी 4 सब्जेक्ट भी होते हैं उस 3 घंटे में। तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस में, और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ना कंटेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंटेंट के आप क्वालिटी कंटेंट की ज़रूरी है। क्योंकि बिना कंटेंट के कई लोग क्या करते हैं, आंसर लिखना है भाई, लिखना शुरू करो, नहीं, आप थोड़े दिन रुक जाओ, एक आध हफ्ते उस सब्जेक्ट को पढ़ लो, फिर लिखो। और मैं तो बोलता हूँ कि जो सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है उसमें हम लोगों को ना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो फैक्ट्स याद हैं, मेंस भी बहुत हद तक ना फैक्चुअल ही पूछता है, एनालिटिकल नहीं पूछता है हमारे CGPSC में। तो अगर आपको जो फैक्ट्स याद हैं प्री वाले, उन्हीं को ही आपको सेंटेंस में लिखना है, चाहे CG के हों और मतलब या इंडिया GS के हों। हाँ, कुछ जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो फैक्चुअल नहीं हैं, जैसे कि आप फिलोसॉफी को फैक्चुअल नहीं बोल सकते, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, सोशियोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, पेपर 7 में हैं, तो उनको आप थोड़ा सा समझिए पहले, और एक 2-3 लोगों का फ्रेंड सर्कल बनाइए जो सच में सीरियस हैं तैयारी के लिए। वो फ्रेंड सर्कल के साथ डिस्कस कर करके, जैसे किसी को आप समझाते हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करिए, और फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। और बस अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करिए, कोई रटा रुटाया ज्ञान के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। आप अगर चीज़ों को समझ गए हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे से लिखोगे ही। यही है मेंस का स्ट्रेटेजी। और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए। अलग अलग जो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 2, 4, 8, 10, 15, तो उस हिसाब से अपने आंसर को छोटा बड़ा करने का टैलेंट डेवलप करिए। और ध्यान रखिए कि जितना वर्ड्स बोल रहा है अगर उतना ही लिखेंगे, क्योंकि अब 2021 के भी जो आंसर शीट है मेंस के, उसमें नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ा दिए हैं, तो 2715 शब्द एग्जैक्ट लिखने होते हैं, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिए रहते हैं उस हिसाब से 2715। तो जगह वो लोग दे दिए हैं 3000 से ज़्यादा, मतलब हमको 300 ज़्यादा शब्द लिखना है। तो थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करिए कि आपको कम शब्द लिखने पड़े और वो पूरा जगह भी फिलअप हो जाए।
गैप छोड़ देना एक अच्छा मैसेज नहीं देता है चेक करने वालों को। तो मैंने कुछ चेक करने वालों से बात की है, तो वो लोग बोलते हैं कि पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तो भरा हुआ होना चाहिए और साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। ठीक है, यही 2 मूल मंत्र हैं। अभी आप कैसे करेंगे उस 3 घंटे में, ये इसको देखना है। ये बहुत अच्छी चीज़ आप बता दिए, क्योंकि आप मिल चुके हैं उन लोगों से। तो और कोई ऐसे कोई स्पेशल टिप्स हैं? 2 चीज़ें तो हम लोगों ने नोट कर ली कि भरा हुआ रहना चाहिए और साफ रहना चाहिए, और थोड़ा सा ना कुछ यूनिक चाहिए उन लोगों को, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं वो जो कॉलेज के जो सीनियर प्रोफेसर रहते हैं, जो 50 साल से ऊपर हैं, ठीक है, मतलब हमारे माता पिता की उम्र के वही लोग हैं। वो लोग आजीवन ये सब चीज़ें देख लिए हैं, उनके लिए ये सब ईजी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो उन लोगों को चाहिए थोड़ा सा कुछ अच्छा रिप्रेजेंटेशन, कुछ 1-2 लाइन यूनिक तरीके से लिखा हुआ, ठीक है, राइटिंग पैटर्न खूबसूरत हैंड राइटिंग, या कुछ टेबल या ग्राफ चार्ट या जो भी कुछ आप बनाते हैं अपने आंसर को सुंदर दिखाने के लिए, बस वही उनको चाहिए। क्योंकि आप कोई जैनिज्म या बुद्धिज्म कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं मान लीजिए, तो पढ़े तो सब वही है ना, उसमें तो कोई कुछ नया चीज़ नहीं डाल सकता। जो कॉन्सेप्ट है तो वो तो है, बस आप उसको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर सकते हो, तो वो कर लीजिए और फिर आपको डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स देंगे। उन्होंने खुद ही कहा हम यही देख के मार्क्स देते हैं, तो बस यही करिए, यही मेरा टिप है लोगों के लिए। और आंसर राइटिंग के लिए तो मैंने सेपरेट कई वीडियोस बनाए हुए हैं यूट्यूब पे। सर का चैनल है यूट्यूब में, क्या नाम है सर? CGPSC विद आशुतोष। हाँ, तो वो फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ताकि और भी कुछ अपडेट्स रहेंगे ना तो वो आपको मिलते उसमें आपको ट्रेनिंग के भी कुछ चीज़ें दिखती रहेंगी कि वो भी मैंने मोटिवेट करने के लिए बनाई हैं। एक कैंपस टूर भी बनाया है, कभी हमारे एकेडमी का कैंपस टूर अच्छा सा नहीं बना था, तो वो भी बना हुआ है, आप लोग देखिएगा। तो वही सब मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि मैं कभी अंदर गया नहीं था, बस उस एकेडमी के सामने से जाता था और जो बाहर लिखा है वहीं फ़ोटो खिंचाते थे। तो सबको सपना है वहाँ अंदर जाना, जैसे UPSC वालों को लबासना जाना है, वैसे ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी जाना हर CGPSC एस्पिरेंट का सपना है। तो उसको अचीव करने के लिए अंदर क्या होता है, कैसा जीवन रहता है, ये हर चीज़ दिखाया हुआ है उसमें, तो ज़रूर देखिएगा। फिर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, कई के मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं पर वो इंटरव्यू में 40-50 मार्क्स आ जाते हैं, ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाता है। इंटरव्यू आपका इनर व्यू है, आप अंदर से जो हो वही दिखाना है, और उसमें कोई भी शोबाजी नहीं करनी है, आप जैसे हो बस वैसे दिखाओ। और उनमें उनको ना वो एक ऑफिसर वाला एटीट्यूड दिखना चाहिए जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको, ठीक। आप नहीं आती कोई चीज़ ना, या भूल गए हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो मुझे नहीं याद है, नहीं आता, मैंने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, बजाय इसके कि आप ब्लफ करो कि अरे नहीं यार मुझे तो आंसर करना ही पड़ेगा। क्योंकि आंसर करने का आपको मौका 2 बार दे चुके हैं ना वो लोग फेंकने के लिए, ठीक है। प्री में भी तुक्का मार सकते हो, मेंस में भी नहीं आता है तो 1-2 लाइन लिख सकते हो, तो वो चीज़ें इसमें ना करें, और जो आप असल में है वही चीज़ दिखाएँ, तो इससे ही वो इम्प्रेस होते हैं। और इंटरव्यू बहुत क्रूशियल हो गया है, क्योंकि 130 मार्क्स से लेके पिछले बार तो 35 भी मिला हुआ था, तो 35 नहीं से 50-60 मार्क्स लेके चलिए, तो वो लगभग 70-80 नंबर का जो गैप है वो रिज़ल्ट को बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इंटरव्यू में बस आप अपने बारे में जानिए, आपका नाम, एक ट्री बना लीजिए। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो एक सर ने हमें बताया था कि एक ट्री बना लीजिए। जैसे पहले आपका नाम का अर्थ क्या है, ठीक, इस नाम के कौन कौन व्यक्तित्व हैं, 2-3 पर्सनालिटीज़ के नाम याद रख लीजिए। फिर वो लोग किस फील्ड में हैं, उस फील्ड में और कुछ स्पेशल है क्या, या कोई स्पेशल उनका कंट्रीब्यूशन है क्या, तो नाम पे हो गया। ये क्वेश्चन पूछते ही हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर दूसरा, आप कहाँ से हैं, आपका नेटिव प्लेस। फिर उसके बारे में, जैसे मैं भिलाई से हूँ तो ऑब्वियसली क्वेश्चन है कि भिलाई स्टील प्लांट पूछेगा ही पूछेगा, भिलाई का एजुकेशन हब बोलते हैं ये पूछेगा, और भी कुछ यूनिक चीज़ें हैं भिलाई का, कुछ आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स के बारे में तो वो पूछेगा, या मेरे गृह जिले के बारे में पूछेगा। फिर वहाँ कुछ मिनरल्स मिलता है, हर चीज़ उसका एकदम अच्छे से पुख्ता बना लीजिए। फिर आप किसी कॉलेज से पढ़े हैं तो वो पूछेंगे, ठीक, तो कॉलेज की हिस्ट्री, वहाँ से नोटेबल एलुमनाई कोई है, ये और कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स ये पूछेंगे। अगर आप कहीं पे जॉब किए हुए हैं तो जॉब से रिलेटेड पूछेंगे। तो पूछ क्या रहा है वही, और मेनली आंसर ना उन्हीं चीज़ों पे ही देना है और उसी से ही नंबर मिलेंगे। और जो सोचते हैं कि मैं वो राजा का नाम याद करके जाऊँगा इंटरव्यू में, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो उसके अलावा जो आप खुद हैं उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ डिपेंड करता है, और किस कॉन्फिडेंस से आप आंसर दे रहे हैं। माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए और पसीना पसीना नहीं होना है। कॉन्फिडेंस से नहीं बोलिए, क्योंकि कई लोग नहीं बोल के भी अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। मैंने सुना है
कि जैसे 10 क्वेश्चन टोटल मान लो पूछे हों, मैंने ऐसे ही बताया उन्होंने, तो उसमें से उन्होंने 5-6 क्वेश्चन में तो नहीं ही बोल दिया, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही अच्छे से बताया, तो वो लोग इंटरव्यू टॉपर भी रहे हैं। तो इसलिए नहीं, कभी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए कि सॉरी सर मैंने नहीं पढ़ा है या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पार्डन सर, इस तरीके से आप पोलाइटली मना कर सकते हैं। हाँ, आपको सफिशिएंट मौका देंगे कि आप कुछ तो बोलें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10 के 10 क्वेश्चन में आप नहीं आता बोल रहे हैं। कुछ बोलिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, क्योंकि यही मौका है। और इंटरव्यू तक आपके पास एक अच्छे लोगों का बैकग्राउंड वाले जो रहते हैं, जिन लोग पहले से इंटरव्यू दे चुके हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग, ये सब आपको मिल जाते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। एक अच्छा सर्कल मिलता है आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए। डेफिनेटली, चाहे आप बिलासपुर में रहें, रायपुर में रहें, अन्य किसी शहर में रहें, अब सोशल मीडिया से भी सब लोग जुड़े हुए हैं, मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। मॉक इंटरव्यू में आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस यही है मेरा टिप इंटरव्यू के लिए। बहुत अच्छा डिटेल मिला सर। कई यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश मीडियम के रिगार्डिंग। आपने इंग्लिश मीडियम में ही दिलाया हुआ था, तो बताइए कि अगर कोई एक नया एस्पिरेंट आता है जिसको इंग्लिश मीडियम से दिलाना है ये पेपर, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे फिर इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छे से दिलाना चाहिए? इंग्लिश मीडियम में देखिए, डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। मैंने क्या किया मैं बता दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है सब लोग यही करें, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं जो हिंदी में पढ़ाते थे क्लास में, उसे ही ट्रांसलेट करता था शुरू के 2-3 महीने। तो इससे मेरे अंदर वो जो ट्रांसलेट कर करके बार बार वो गूगल देख देख के और सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, ये चीज़ें आ गई मुझे, मेरे मन में बैठ गया कि ये सब कैसे करना है। तो बस इसी चीज़ों का मैंने बाकी की तैयारी के समय फ़ायदा उठाया। ठीक, तो मेरा सिंपल से इसमें फंडा ये था कि मैं इंग्लिश का क्वालिटी मटेरियल ढूंढने से अच्छा जो हिंदी की क्वालिटी मटेरियल है उसको लैंग्वेज ही चेंज कर देता हूँ। तो बस क्वालिटी तो मेंटेन रहेगा, बस लैंग्वेज ही तो मुझे चेंज करना है। और अगर आप इंग्लिश का ढूंढते रहेंगे, एक तो मिलेगा नहीं, डेफिनेट सी प्रॉब्लम है, ठीक, फैक्चुअल प्रॉब्लम है, और उसके बाद मिल भी रहा है तो उसमें क्वालिटी नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि मैं क्वालिटी का बस लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, बाकी सब कुछ तो सेम रखना है। बस यही मेरा मोटिवेशन था। फिर बाद में देखना, आप 2-3 महीना अगर इस तरीके से ट्रांसलेट कर करके या फ्रेंड से डिस्कस कर करके गुजारोगे, तो आपके अंदर वो डेवलप हो जाएगा हैबिट कि हिंदी में पढ़ के भी आप इंग्लिश में लिख दोगे, वो आ जाता है। और आपको बहुत सिंपल इंग्लिश लिखनी है, क्यों, जैसे कि द हिंदू में बहुत टफ टर्मिनोलॉजीज रहते हैं, वो सब नहीं लिखना है। इतना आसान भाषा में लिखो कि जो लेमैन है, जो पीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहा है, वो व्यक्ति पढ़े तो उसको कुछ समझ में आ जाए। सरल शब्दों में एक्सप्रेस करना ही अच्छा मतलब आंसर राइटिंग स्किल है। तो बस इसी चीज़ पे ध्यान दीजिए। बड़े बड़े शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लिखिए, सेंटेंस भी सिंपल रखिए। सिंप्लिसिटी इज़ बेस्ट। तो मतलब यही बस एक प्रॉब्लम है कि आपको कन्वर्जन का एक इशू हाँ, है। मैंने ये किया था, आप भी कर सकते हैं। क्वालिटी मटेरियल्स हिंदी में बहुत सारे अवेलेबल हैं, सारे एस्पिरेंट जानते हैं, बस मैंने उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया, बस यही किया। और कोई अगर पढ़ा रहा है आपको इंग्लिश में, रेडीमेड नोट्स किसी का मिल जा रहा है जो पहले से क्लियर किया हुआ है, तो वेल एंड गुड, उसका आप एडवांटेज लीजिए। लेकिन मैं नोट्स बनाने के लिए भी बोलूँगा, आप अपना खुद से अगर किसी का नोट्स मिल भी गया है तो हाथ से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि अपना लिखा हुआ नोट्स में जो फील आता है पढ़ने का और जो याद रहता है और जो रिवीजन होता है, वो कोई फोटोकॉपी से नहीं होने वाला है। और एक बार आपका लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो आम के आम और गुठलियों के दाम हैं। टॉपर्स होते कैसे हैं ये बताइए? टॉपर्स नॉर्मली होते हैं। आप लोग एंजॉय नहीं करते क्या? डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था? जब तैयारी की बात बता रहा हूँ मैं, किस तरीके से रहता था आपका डे, टाइम टेबल? पहले तो एक जनरल वाला बताइए, कैसा रहा करता था? देखिए, एक मिथ ये भी है कि हम लोग हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप सभी एस्पिरेंट लोग साथ हो रहा होगा, वैसे ही हमारे साथ भी होता है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी कभी लो फील होता ही है, डेफिनेटली होता है। तो उस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो कभी दोस्तों के साथ घूम लेते थे, या मूवी देख लेते थे, या सो जाते थे, या कुछ और टाइम पास करते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं हो सकते। और अगर उतार चढ़ाव हो रहा है जीवन में, तब आप जीवन जी रहे हैं, तो एस्पिरेंट का भी जीवन ऐसे ही है, उतार चढ़ाव लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये कोई मोटिवेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। और जब आप मोटिवेटेड से डीमोटिवेटेड हो जाओगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर जब मोटिवेटेड रहोगे ना, तब उस मोटिवेशन का ना आपको वैल्यू पता चलेगा कि हाँ भाई, आज जो मैं मोटिवेटेड हूँ, तो जब डीमोटिवेटेड था उससे कितने बेटर सिचुएशन में हूँ। तो इसलिए उतार चढ़ाव ज़रूरी है। मेरा शेड्यूल, मैं सुबह उठने वाला हूँ, ज़्यादा रात तक मैं नहीं जग सकता, तो सुबह उठ के मैं कितने बजे उठ जाते थे आप? 5:30-6 मैक्स, कभी कभी 4 बजे भी उठ जाता था।
एग्ज़ाम का सीरियसनेस देख के। मेंस के समय मैं 3-3 बजे भी उठ जाता था, क्योंकि मैं रात को नहीं जग सकता ना, मैं 10 बजे सो जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं 1 बजे तक पढ़ रहा हूँ उसके बाद 3 बजे उठ रहा हूँ, 10 साढ़े 10 तक सो जाता था। फिर उसके बाद वही फ्रेश होके पढ़ने बैठते थे। फिर 8-9, पहले तो जब कोचिंग था तो सुबह 7 बजे क्लास रहता था, तो क्लास जाते थे 7 से 10, फिर वो 10 का साढ़े 10 हो ही जाता था क्लास एक्सटेंड हो के। फिर थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते थे या नोट्स वोट्स का पूछते थे या डाउट क्लियरिंग होता था। और फिर हम लोग शुरू में वही डिस्कशन शुरू किए, टिफ़िन लेके चले जाते थे या वहीं कहीं टपरी में पोहा वगैरह खा लेते थे। तो उसके बाद आता था मैं 12 बजे करीबन घर, फिर लंच करके लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी में रात को मैं 10 बजे तक रहता था जनरली, एग्ज़ाम टाइम में 11 बजे तक। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 बजे से गया हूँ तो पूरा 10-11 बजे तक लगातार पढ़ रहा हूँ। बीच में बहुत से ब्रेक्स होते थे, ठीक है, कुछ ब्रेक्स 1 घंटे के भी होते थे। आपको थोड़ा सा बोर लग रहा है तो जाइए घूमिए, एक राउंड थोड़ा सा फ्रेंड से डिस्कस करिए, फ़ोन में बात कर लीजिए, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा बीच में ना मूड फ्रेश करने के लिए आप जो आपको अच्छा लगता है वो करना ज़रूरी है, तो वो करते रहिए, नहीं तो लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। एकदम मोनोटोनस मत रहिए, थोड़ा सा कुछ हॉबी या फिर खाने पीने का या घूमने फिरने का जो शौक़ है वो करते रहिए, और जो भी आपका हो, इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है और एनर्जी बना रहता है। नहीं तो फिर हेक्टिक हो जाएगा, माइंड में प्रेशर आ जाएगा, वो चीज़ मत करना कभी। नॉर्मल जैसे एक आदमी जीवन जीता है वैसा जियो, बस ये है कि एक मिशन मोड में आपका पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत हेडेक लेके नहीं, ठीक। आपकी गलतियाँ, आपकी फेलियर आपकी सबसे बड़ी टीचर हैं, जैसे सारे बड़े लोग बोलते हैं, ठीक। तो उसी से ही सीखो, गलती वहीं पे होता है। अगर आप एक बार फेल हो रहे हो या कहीं चूक जा रहे हो तो लोग उससे सीखते नहीं हैं, सीखो और उसको इम्प्रूव कर लो, डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने आप से इस चीज़ में सेटिस्फाइड हूँ, मैं ये फिलोसफी अपनाया, तो गलतियों को ठीक करने से तो मैं पूरा निकाल लिया, क्योंकि मेरा प्री ही इसलिए निकला था क्योंकि मैं गलती किया था, और नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती नहीं किया तो पूरा सक्सेसफुल हो गया। आप तो सारे टॉपर से मिलते होंगे, एक साथ वहीं पर निमोरा में रहे होंगे, क्या ऐसा क्वालिटी देखे जो एक ना एस्पिरेंट के अंदर होना ही चाहिए? क्योंकि अगर किसी के अंदर नहीं भी है तो वो इस चीज़ को सुन के डेवलप करने की कोशिश करे। तो आप लोग वहाँ पर इंटरेक्ट करते होंगे बाकी लोगों से, तो क्या देखा आप लोगों ने अपने सबके बीच में कॉमन? सबके बीच में हमें कॉमन है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, कि कोई भी चीज़ को लेके ना कोई ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है बस। और एक डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्किंग, ये 3 चीज़ें हैं जो सभी में कॉमन है। बाकी चीज़ें थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकती हैं, सारे के सारे पॉजिटिव अप्रोच वाले हैं, और मतलब कोई भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं कि इससे हमको क्या फ़ायदा हो सकता है या किसी और को क्या फ़ायदा हो सकता है अगर ये काम कर रहे हैं। डिटरमाइंड रहते हैं, अगर कोई काम करना है तो करके ही रहेंगे, और हार्ड वर्किंग रहते हैं, घंटों घंटों मेहनत कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स एक अच्छा चीज़ है जो आपको ये सब जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, सब सिखाता है। तो ये 3 चीज़ें मुझे कॉमन लगी सारे के सारे टॉपर्स में, तो वही सबको डिफ़र करती है। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी दुनिया के जीवन जीते हैं, जैसा आप लोग सब आम इंसान हैं। जैसे आज मैंने भी यहीं एक मनोज स्वीट्स है, वहाँ हम लोग नाश्ता करने गए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ भी मिल गए। आप लोग बिलासपुर वाले जानते होंगे मनोज स्वीट्स, तो बस वैसे ही है, हम भी वहीं खाते हैं। मैं अभी भी कहीं भी रायपुर में जो मेरा एस्पिरेंट टाइम में मेरा जो फेवरेट प्लेस था, मैं वहाँ अभी बैठ के अभी भी खा लेता हूँ या खड़े होकर भी खा लेता हूँ टपरी में। तो वैसे ही जीवन जीते हैं, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि कोई स्पेशल दिमाग आया है या कोई माहौल मिला है या कोई ला के दिमाग में ज्ञान भर दिया है, ऐसा कुछ नहीं या है। अलग से वो कोई चूरन उरन ले कुछ रहा नहीं, कोई चूरन उरन कुछ नहीं होता है। बस आपका हार्ड वर्क और ये जो डिटर्मिनेशन है और पॉजिटिव एटीट्यूड है, गलतियों को सुधारिए, बस सुधर जाएंगे। और हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन जिस दिन आप अचीव कर लोगे तो जितना भी समय लगा है ना, वो सब वर्थ इट लगने लगता है। ये जो खुशी है और जो प्राइड है और रिस्पेक्ट है, वो अलग लेवल की चीज़ है। उसके सामने जितना भी स्ट्रगल है वो सब छोटा है। सर कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आप बताते जाइएगा। सर आपने पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करके रखी? कंटिन्यूटी ऐसे मेंटेन करिए कि आप ना बहुत कम भी ना पढ़िए और ज़्यादा भी ना पढ़िए, ठीक है, एकदम मध्यम मार्गी चीज़ को अपनाइए, ठीक। और टारगेट बेस्ड पढ़ाई करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका कोई पढ़ाई में लक्ष्य ही नहीं है कि इतने टाइम बाउंड होना चाहिए आपका टारगेट का। जब भी आप फुल फॉर्म कोई सेमिनार में देखेंगे तो एक टी रहता है, वो टाइम बाउंड रहता है। तो टाइम बाउंड ही रहता है हर एक टारगेट, और ऐसा टारगेट रखिए जो अचीवेबल हो, ठीक है। उस टारगेट में जो ए है वो ए अचीवेबल होना चाहिए, ठीक। तो जो ऐसा चीज़ जो आप अचीव कर सकते हो, समय में अचीव कर सकते हो, वैसा टारगेट बनाइए और उस तरीके से तैयारी करिए, तो उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा।
एक थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, कि आपको इस समय पे ये काम करना है, तो आपका डेफिनेटली कंटिन्यूटी बना रहेगा। और डिस्ट्रैक्शन की चीज़ों से दूर रहिए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं। प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टडी? अगर मतलब बहुत साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए? जैसे आप बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक समय बाद ना उबासी आ जाती है कोई भी चीज़ को, अगर आप रेगुलरली बहुत साल तक करते हैं। तो अपने आप में ना एक नयापन लाने के लिए ना हमेशा ना जो फ्रेश कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनसे ना मिलते रहिए, क्योंकि वो नया जो कैंडिडेट है ना, वो अभी भी इस फील्ड में एक बच्चा है, वो बच्चे की तरह क्वेश्चन पूछेगा। उस उत्सुकता का जो एनर्जी है ना, वो हमको अपने अंदर मेंटेन करना चाहिए। बहुत साल तक अगर तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, और एक जो होता है कि बहुत साल से पढ़ाई छूट गई है, तब कैसे करें, तो उसमें थोड़ा सा आपको समय लगता है, कुछ महीने, 2-3 महीने। आपको जब दिख रहा है आपका टारगेट यही है, ये अचीव करना है, तो डेफिनेटली, और उसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पढ़ना ही एकमात्र रास्ता है, तो डेफिनेटली बहुत साल से छूटी हुई पढ़ाई भी कर सकते हैं। इवन मैंने कई लोगों को देखा है, इवन मैं तो वुमेंस को मैं अपना बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानता हूँ, क्योंकि जब मैं तैयारी किया, वो शादीशुदा महिलाएं हमेशा मतलब मेरे क्लास में और लाइब्रेरी में रहीं, और वो लोग मेरे को स्पेशली मोटिवेट करते रहते थे कि सोचिए, वो लोग ना सुबह अपने बच्चे को रेडी करके स्कूल भी भेजते थे, उसके लिए टिफ़िन भी बनाते थे, ठीक, फिर 3 घंटा कोचिंग भी करते थे, फिर जो उनके इन लॉज हैं उनको भी केयर करते थे, फिर अपने हस्बैंड को देखते थे, फिर भी पढ़ाई कर रहे थे। और शुरुआत में वो लोग मेरे से ज़्यादा ही मार्क्स लाते थे, मैं उनसे डाउट पूछा करता था। ऐसा मेरे क्लास में भी थे, कोचिंग में, और मेरे लाइब्रेरी में भी थे। तो मुझे लगता था जब ये लोग इतना सब दुनिया भर का काम करके हम अपने समय निकाल लेते पढ़ने के लिए, मेरे पास तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, खाना पीना है, बाकी सब तो हो ही रहा है। तो इस तरीके से आप ना पॉजिटिव चीज़ों को अपने सराउंडिंग से लो, तो उससे मोटिवेशन मिलेगा। सही सर। रूममेट प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें? कई लोगों में ये प्रॉब्लम है कि मतलब रूममेट सही नहीं है, या डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, या उसको आपने कभी देखा, सुना है? मेरे लाइफ में तो रूममेट प्रॉब्लम नहीं आया। मैं आधे टाइम घर में रहा, फिर एक पीजी में रहा, तो मैं अपना सेपरेट रूम लेके रहा। अगर रूममेट प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर उससे भी आप ना कुछ सीख सकते हो। अगर नहीं हो पा रहे हो एडजस्ट, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो एक सेपरेट रूम ले लीजिए, या लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, ठीक है। और अगर वो आपका जो रूममेट है वो इस फील्ड का नहीं है, वो अलग लाइफ जी रहा है, ठीक है, उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, तो पहले रूममेट को तो त्याग दीजिए, क्योंकि वो आपको अपने रास्ते में जाने से रोक रहा है, ठीक है, आपको टारगेट के लायक नहीं है, तो वो चेंज कर दीजिए। और मेरे ख्याल से बिलासपुर में भी थोड़ा लाइब्रेरी कल्चर आ गया है, रायपुर में तो बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है आजकल। तो लाइब्रेरी में आप पढ़िए, वहाँ रूममेट वाला प्रॉब्लम नहीं है। रात को सिर्फ सोने जाइए और बाकी काम के लिए बस सामान वामान के लिए ही जाइए वहाँ रूम। ऐसे कई लोग हैं जिन लोग बैग वैग लेके पूरा वहीं रहते थे लाइब्रेरी में, 3-4 बैग उनका परमानेंट लाइब्रेरी में पड़े रहता था, कॉपी किताब के साथ, और कुछ कपड़े भी। वो लोग वहीं नहीं मालूम कैसे कैसे काम चला रहे थे। आसपास जाके वो लोग चेंज वेंज कर लेते थे कोई फ्रेंड के रूम में, ज़्यादा वो लोग रूम जाने की कोशिश नहीं करते थे, और ऐसा दिन रात रह के पढ़ते थे। बहुत गजब का डेडिकेशन है। एक क्वेश्चन ये है कि बिगिनर्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं या जस्ट निकले हुए हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? जो बिगिनर्स हैं उन्हें पहले बेसिक्स ही पढ़ने चाहिए, जो CGGS है और इंडिया GS है। बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ी से मैं ये पढ़ लूँ, 1 महीने में ये ख़त्म कर लूँ, ये सब टारगेट बेस मत रखो। पहले चीज़ों को समझ जाओ, अगर आपको ये फील्ड जम रहा है तो ही आप आओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अल्टीमेटली यही एक करियर है। आपके पास आजकल के मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, ठीक। कोई प्रेशराइज होकर ही इस फील्ड में नहीं आना। आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, इसमें मुझे अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, तो ही फिर इसको चुनिए। और अगर आ रहे हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आ रहे हैं तो जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक के इसमें बैठे ही रहेंगे इस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बस छोटा छोटा बेसिक चीज़, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए, और धीरे धीरे जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, फिर आपकी बिल्डिंग खड़ी होती रहेगी, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता रहेगा। सेंस ऑफ अचीवमेंट को ना रेगुलर एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। वो आपको जो टाइम बाउंड और अचीवेबल टारगेट जो रहता है, वही आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, वही आपको कॉन्फिडेंस देते रहेगा पूरे जर्नी के दौरान। तो ऐसे तैयारी करें। लास्ट एक क्वेश्चन है, कितने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, मतलब उसको कैसे यूटिलाइज करें, और बस ये बताइए। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो एक ही किया था हर एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर मैं ये करता था, वो टेस्ट सीरीज़ में मैंने जो गलती की उसको मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। जहाँ जहाँ था मैं लिख लेता था। मेरे रूम में टेबल के सामने एक चार्ट लगा हुआ था, 3 कॉलम थे, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक,
अच्छा। स्ट्रॉन्ग में जितने मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वो लिखता था ग्रीन कलर से, मॉडरेट येलो कलर से, और जो वीक है रेड कलर से। तो वो चीज़ को मैं फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करता था, वीक को मॉडरेट में, मॉडरेट को स्ट्रॉन्ग में लाने की कोशिश करता था। तो ऐसा था। और फिर टेस्ट सीरीज़ आपको ना एक मतलब क्या बोले कि एक रियल टाइम जो फील है वो बस देता है, ठीक है। वो आपका फाइनल चीज़ नहीं है, एक सिमुलेटर जैसा ही है एग्ज़ाम का। तो आप उसको बस प्रैक्टिस करके उसमें से सीख सकते हैं और गलतियों को सुधार सकते हैं। वही फाइनल एग्ज़ाम है, ज़रूरी नहीं वही क्वेश्चन पूछ ले, कोई ज़रूरी नहीं है, बस वो एक प्रैक्टिस है। ज़्यादा मत करिए एनालिसिस में और अपनी गलतियों को सुधारने में ज़्यादा समय लगाइए, क्योंकि 10 जगह आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपको आना जाना, फिर उसके लिए पढ़ना, और उस टेस्ट को जो दोगे 1-2 घंटा 3 घंटा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा आप अपने आप को सुधारने में और पढ़ने में लगाइए। और जो आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है उससे कुछ पूछ लीजिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए रहते हैं, तो एक दूसरे डाउट पूछते रहेंगे तो वो जो कमी है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक फाइनल मैसेज चाहिए एस्पिरेंट्स के लिए, जो आपको लगता है आपके लिए एकदम की वर्क किया जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हुए। फाइनल वर्ड यही है कि मैंने पीएससी का फुल फॉर्म बना लिया था, पेशेंटली स्टडी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो बस वही चीज़ पे मैं टिका रहा, धैर्य रखना है, ठीक है, पढ़ते रहो, ठीक, उतार चढ़ाव आते रहेंगे और कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहो। देर सवेरी सही आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अभी जो ये फेस चल रहा है, थोड़ा सा जो इशू चल रहा है रिजर्वेशन को लेके, इसमें एक डार्क सिनेरियो जैसा हम लोग ने कोविड में देखा, ठीक। मैंने वैसा कुछ एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हम लोग ने प्रीवियस 2019 के उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर कोई एग्ज़ाम नहीं हुए, जो होने भी थे जिसके फॉर्म भी भर गए थे सब कैंसिल हो गया। तो एक डार्क फेज था, लेकिन जो स्टूडेंट उस डार्क फेज में भी अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहे, पढ़ाई करते रहे, वो डेफिनेटली जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ अगले साल सबके सब सेलेक्ट हो गए। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, वो लोग अभी भी फिर से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको ना अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागना है, क्योंकि ये टेस्ट मैच है। और बस लगे रहिए, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी को, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एक हम लोगों के यहाँ एक राउंड होता है रैपिड फायर राउंड, जिसमें आप जो भी पहला चीज़ दिमाग में आता है उसका आंसर देते हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपको टाइम मशीन मिले तो आप फ्यूचर में पास्ट में कहाँ जाना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? पास्ट में जाके अपना बचपन फिर से जीना चाहूँगा। बिल्कुल, स्कूल टाइम। अगर 3 विशेष मिले, जीनी आपके सामने आ जाए, तो आप क्या 3 विशेष मांगेंगे? 3 विशेष कि एक बार मुझे फॉरेन में जाके पढ़ना है, ठीक है, यूएस या फिर कनाडा। और दूसरा कि काश मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता कि मैं पहले ही यूपीएससी कर लेता। और तीसरा ऐसा कुछ है नहीं, खास विशेष नहीं है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा सोचता नहीं। विशेष कम रखो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। बिल्कुल। किसी फेमस पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिले तो किन से मिलेंगे और क्या बात करेंगे? फेमस पर्सनालिटी से मिलना है तो अभी तो मैं अमिताभ बच्चन जी से मिलना चाहूँगा, क्योंकि वो इस एज में भी इतना हार्ड वर्क करते हैं, मतलब रोल मॉडल हैं और फैशन आइकन भी हैं। तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। और भी कुछ लोग हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। तो अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उनसे मिलता ज़रूर। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे आंसर देने के लिए। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक छोटी सी प्रथा है हमारे यहाँ कि आप एक नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं ताकि वो भी अपने व्यूज़ यहाँ पर आके शेयर कर सकें। तो किन को टैग करेंगे? मैं आभास सिंह ठाकुर सर को टैग करना चाहूँगा। वो 15th रैंक थे और स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कि नेक्स्ट टाइम वो आए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल। आभास जी, आपको मेंटर्स ज्ञान इनवाइट करता है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। आप 2-3 बार ऑलरेडी टैग हो चुके हैं, तो जल्दी आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम दिया आपने। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसी वीडियोज़ हम लोग और आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।